जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो आप लोग को पता होगा कि आपको पर डे जो पॉलिटी एक सब्जेक्ट मिल रहा है, पॉलिटी पर डे आपको एक लेक्चर मिलेगा इसका। तो कल मैंने इसका स्टार्ट किया था, तो आज आपको बताया और उसके बाद आपके 3 लेक्चर मिल चुके हैं। आज ये चौथा लेक्चर है। तो आज हम आपको सारी चीज़ें बता दिए थे। पहले नंबर संविधान क्या होता है, दूसरा संविधानवाद क्या होता है और तीसरा भारतीय राज्य व्यवस्था। ये सारी चीज़ें में क्या डिफरेंट है और किस प्रकार से क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको पढ़ाऊँगा क्या है वो मूल अधिकार। अब आप लोग पूछोगे कि सर मूल अधिकार क्यों सबसे पहले शुरू करें, आपको सबसे पहले तो प्रस्तावना शुरू करना चाहिए। तो देखो, मैं जानता हूँ सबसे पहले प्रस्तावना शुरू करना चाहिए, बट इसमें क्या होता है पता है आपको? प्रस्तावना क्या है? पूरे संविधान का एक निचोड़ है। पूरा संविधान जो बना है उसका पूरा निचोड़ कर एक कम से कम शब्दों में उसे समझाया गया है प्रस्तावना में। जब तक आपको पूरे संविधान की जानकारी नहीं होगी तब तक आपको सब प्रस्तावना समझना थोड़ा कठिन होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको सबसे पहले हम पूरा संविधान पढ़ा दें, इसके बाद आप प्रस्तावना देखोगे, फिर इसके बाद दोबारा आप चाहे जब प्रस्तावना देखोगे आपको बहुत ही क्लियर नज़र आएगा, एकदम साफ़ सुथरा शीशे की तरह चमकता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले अब यहाँ से हम आपका मूल अधिकार स्टार्ट करने वाले हैं। आज आप मूल अधिकार पढ़ेंगे हमारे साथ, और आशा करता हूँ कि आप लोग नोट्स भी साथ बनाते चलिए। PDF आपको मिल जाएगी, परंतु आप नोट्स भी साथ ही बनाते रहिए, PDF के भरोसे ना रहिए। क्योंकि देखिए, जो आप अपने हैंड राइटिंग से नोट्स बनाओगे उसे आप एक बार देखोगे तो समझ में ज़्यादा आएगा, और जो हम नोट्स देंगे वो अपने हिसाब से देंगे तो उसे समझने में आपको कहीं कठिनाइयाँ हो सकती हैं। परंतु जो अपने आप से खुद से नोट्स बनाओगे उसमें आपको किसी प्रकार की कहीं भी कठिनाइयाँ नहीं होंगी, कहीं भी आपको समस्या नहीं आएगी। आप ये बात को ध्यान रखिए। समझ गए आप लोग? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब मूल अधिकार आप देखेंगे, अब मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं आपको ये पता होना चाहिए। पहले 7 थे। 7 में से एक निकाल दिया गया। कौन सा निकाल दिया गया? संपत्ति का अधिकार जो है निकाल दिया गया है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार से क्या परेशानियाँ आती थी और क्या दिक्कतें थी वो सब आपको क्लियर किया जाएगा। तो चलिए, इस जो अभी 6 बचे हैं इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए, पहले मैं आपको एक एक करके पूरा नोट करा देता हूँ, इसके बाद आपको पूरा क्लियर करते चलता हूँ। जिसमें से पहला होगा हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, और ये कहाँ से कहाँ तक है? पहला जो है ये 14 से लेकर के 18 तक। ये क्या है? आर्टिकल, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। और दूसरा जो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, अब ये कहाँ से कहाँ तक है? ये जो 19 से अनुच्छेद 19 से 22 तक है। 19, 20, 21, 22। और इसके बाद जब नेक्स्ट आएगा तीसरा हमारा, तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? ये है 23 और 24 में। कहाँ? 23 और 24 में। अब चौथा हमारा जो अधिकार है वो कौन सा है? चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है 25 से लेकर के 28 तक। और पांचवा हमारा है अल्पसंख्यकों का अधिकार। अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है 29 और 30। अब नेक्स्ट जो है हमारा 6वां नंबर पे आता है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किस में है? आर्टिकल 32 में है, अनुच्छेद 32। तो ये रहे 6 आपके अधिकार। मूल अधिकार में ये 6 अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार जो था 31 में था, उसे निकाल दिया गया है। अब आपको ये सारी चीज़ें आपको पूरी जानकारी दी जाएंगी। तो मैं चलिए आपके फिर से बैक लेकर चलता हूँ और इसके बाद शुरू से स्टार्ट करता हूँ। मूल अधिकार में जैसे आप बता दिए मूल अधिकार क्या है। इसमें जो जनता है, जो हमारी सरकार, जिसके प्रति हम, सरकार जो है ये एक समाज है। समाज में कई लोग रहते हैं, समाज में कई लोग रहते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं, कई समुदाय के लोग रहते हैं। तो इस समुदाय में जो भी लोग हैं उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। वो अधिकार अनेक प्रकार से, जैसे कि 6 भागों में डिवाइड करके हमें दिए गए हैं। और ये किसके विरुद्ध दिए गए हैं? ये हमें सरकार के विरुद्ध दिए गए हैं, राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध व सरकार के विरुद्ध दिए गए हैं। हम राज्य व सरकार से अपना अधिकार मांग सकते हैं, छीन सकते हैं। तो ये हो गई। अब हम आपको पहले चलिए एक बार डेफिनेशन बता देते हैं सारे पीछे करके। देखिए, ये समानता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार का ये मतलब है कि सभी विधि के समक्ष सभी समान हैं। क्या है? सभी समान हैं। किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को ऊंच नीच करके समझा नहीं जाएगा। सब जो है कानून के नज़र में, संविधान के नज़र में सभी समान हैं। और ये माना जाता है कि जो संविधान जब बनाते वक्त लोग कहते हैं, कई लोग, ये विदेशी दस्तावेज़ों का एक सम्मुख दस्तावेज है, जो कि खासकर जो हमारे संविधान में लिखा गया वो सब विदेशों से लिया गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग संविधान 60 देशों का संविधान ज़रूर पढ़े थे, उसमें से जो हमें अच्छी लगी वो लिए। और जो 1935 का 95% तो 1935 का जो दस्तावेज, जो अधिनियम था, उसी को कॉपी कर लिए। यदि आपको कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ले कि 1935 के दस्तावेज में क्या नहीं था जो हमारे संविधान में आज जोड़ा गया है और एक बेहतर रूप सामने आकर खड़ा है, तो उसमें सभी चीज़ थे। क्या नहीं था? मूल अधिकार की बात नहीं की गई थी, मूल अधिकार की बात नहीं की गई थी। और एक चीज़ जान लीजिए, जो राज्य है, अगर यदि वहाँ मूल अधिकार, लोगों को अधिकार ही नहीं होगा तो वो कैसा शासन होगा? एक तानाशाह शासन होगा, जैसे चीन में, उत्तर कोरिया में। यदि आज भी हमारे संविधान में मूल अधिकार अर्थात भाग 3 निकाल दिया जाए, क्या कर दिया जाए? भाग 3 निकाल दिया जाए, तो कैसा संविधान हो जाएगा? उत्तर कोरिया के जैसा संविधान हो जाएगा। क्योंकि है ना हम कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, ना हमारा कोई अधिकार होगा किसी भी चीज़ पे, ना कहीं हम घूम सकते हैं। जैसा राज्य कहेगा हमें वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई, मूल अधिकार क्या होता है। अब देखो, अभी हम आगे मूल अधिकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, फिर उठाएंगे एक आर्टिकल। पहले उठाएंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार लेंगे तो उसमें 14, 15, 16, 17, 18 जो भी हैं, सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं समानता का अधिकार हो गया, और इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, आप स्वतंत्र हो, कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आपका कोई शोषण नहीं करेगा किसी भी आधार पे। यदि जैसे कि मान लीजिए कहीं भी आप जा रहे हैं, आपको 8 घंटे का काम है, तो कोई आपका 12 घंटे का काम नहीं करा सकता। इसके श्रमिक अधिनियम दुनिया भर के बने हुए हैं, बहुत सारे कानून बने हुए हैं। यदि कहीं 8 घंटे का काम है तो आपसे 12 घंटे का काम नहीं कराया जाएगा। यदि 12 घंटे का आपको काम कराया भी जाएगा तो उसकी आपको वेतन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा। आपको जो भी पैसे होंगे वो आपको दिया जाएगा, परंतु ये आपकी इच्छा अनुसार होगी, ज़बरदस्ती आपसे नहीं करा सकते। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता है हमारे देश में। हमारे देश में कम से कम अनेकों धर्म हैं, तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसकी पूजा कर सकते हो, पूजा पाठ जो भी करना हो आप कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो। आप हिंदुइज़्म मानते हो तो हिंदुइज़्म में जा सकते हैं। यदि आप इस्लाम मानते हो तो इस्लाम धर्म में जा सकते हो। सिख, जो भी आप मानते हो, जिस धर्म को मानते हो, आप उस धर्म में प्रवेश कर सकते हो। यदि आपको धर्म परिवर्तन भी करना है तो उसमें भी कोई आपको जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि नहीं आप हिंदू हो तो सिर्फ हिंदू ही रह सकते हो, मुस्लिम धर्म में नहीं धर्मांतरित हो सकते। आप हो सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, और इसके बाद इसमें दिया है अल्पसंख्यकों का अधिकार। जो लोग संख्या में कम हैं, अल्पसंख्यक हैं,
ऐसा नहीं है कि जो जाति में, जैसे कि मान लीजिए कि कई लोग, कई जाति, कई वर्ण, कई समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, जो जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है। जैसे अपने भारत देश में मान लिया जाए हिंदुओं की जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो यदि वो कह दें कि किसी जो कम अल्पसंख्यक हैं उन्हें दबा कर रखें, तो ये भी क्या है, संविधान के विरुद्ध है। कोई किसी को दबा कर नहीं रख सकता। जो अल्पसंख्यक हैं उनका भी बराबर का अधिकार है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। अब चलिए हम मूल अधिकार के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, फिर एक एक आर्टिकल उठाएंगे। समानता का अधिकार उठाएंगे। समानता का अधिकार आपका चलेगा कम से कम 2-3 दिन। फिर इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आपको पढ़ाएंगे 2-3 दिन। फिर इसी प्रकार से 2-3 दिन, कम से कम आपके 20 दिन लगेंगे कम से कम मूल अधिकार पढ़ने में। और इतने गजब ढंग से पढ़ लोगे आप ना कि लगेगा कि हाँ, आप कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ कर तो ना आओगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें देखेंगे कि मूल अधिकार जो हो गया, अब पूछोगे कि सर मूल अधिकार क्यों दिया गया हमें। अब ये पूछोगे कि मूल अधिकार हमें क्यों दिया गया, मूल अधिकार की हमें ज़रूरत क्या थी। तो ज़रा ये सोचो, जो राज्य था, भीमराव अम्बेडकर पहले जो संविधान निर्माता थे, वो जानते थे कि मूल अधिकार की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो जब शुरू में संविधान नहीं था हमारे देश में 1947 के पहले, तो क्या होता था, वहाँ पे कई जातियाँ, कई वर्ण, कई प्रकार की रूढ़ियाँ विद्यमान थी। कोई कानून नहीं था, जो जैसे मन करता था वैसे करता था। छुआछूत की भेदभाव बहुत उत्कृष्ट प्रकार की थी। आप सोचो, भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्हें स्कूलों में घुसने नहीं दिया गया। बाहर से बैठकर वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो वो इन सब समाज के गुजर चुके थे। उन्हें पता था कि एक दिन ऐसा समाज भी आ सकता है। इसीलिए उन्होंने मूल अधिकार दिए कि अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। जो आज मैं अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर रूढ़ियाँ हैं, इसीलिए उन्होंने एक किताब लिख दी, कि एक संविधान लिख डाला कि संविधान देश में सबसे सर्वोच्च होगा और इसमें किसी प्रकार का छुआछूत या भेदभाव नहीं होगा। यदि कोई करता है तो उसके प्रति दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। और यदि मान लीजिए आपको, जैसे कि ये मूल अधिकार ना दिए गए होते, आप किस प्रकार के व्यापार करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सब कोई दूसरा निर्धारित करता है, आप ना निर्धारित करते हैं। आपका धर्म निर्धारित करता है कि आप कैसा कपड़ा पहनोगे, क्या खाओगे और कैसा जीवन जियोगे। ये सब कौन निर्धारित करता है? आप ना निर्धारित कर पाते, कोई दूसरा निर्धारित करता है। तो आप सोचो, इस प्रकार का संविधान था हमारे यहाँ, ऐसी रूढ़ियाँ थी। तो संविधान में मूल अधिकार लाना ये ज़रूरी रहा। और इसमें सभी को समान अधिकार दिए गए। कोई भी व्यक्ति ऊंच नीच, अमीर गरीब, कोई भी व्यक्ति अमीर ना है ना कोई गरीब है। संविधान की नज़र में सभी समान हैं। और इसमें क्या होगा, पहले नंबर में आपको बता दूं, यहाँ पे विधि का शासन होगा। किसका शासन होगा? विधि का शासन होगा। विधि का शासन का मतलब समझते हो आप? कई बार बता चुका है। विधि का शासन मतलब सरकार का शासन होगा, संविधान का शासन होगा। और संविधान किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता, उसके नज़र में सब समान है। कोई यहाँ पर शासक की सर्वोच्चता नहीं है, विधि का शासन है। और यहाँ पर देखेंगे, अब विधि का शासन कैसे है, अब ये देखोगे। विधि का शासन है, मैं मान लिया विधि का शासन कैसे है, अब ये डिफाइन करो। अब ये पूछोगे आप, तो यहाँ पे सभी समान है। क्या है? सभी समान है। और कैसे समान है? आपको वोटिंग राइट का पावर दिया गया। आप वोटिंग राइट का पावर दिए गए। आप देखोगे अंबानी की जो भी वोटिंग राइट है, एक वोट की वैल्यू और एक आपकी वोट की वैल्यू बराबर है कि नहीं है? बराबर है। अंबानी जितना भी वोट की वैल्यू है उतना आपकी भी है। हाँ, ये भले हो सकता है क्योंकि वो आर्थिक में, इकोनॉमी में जो है ऊंच नीच है, परंतु लेकिन संविधान की नज़र में वो भी क्या है, समान है। क्योंकि यदि संविधान की नज़र में अंबानी भी अगर आज किसी का मर्डर कर दे तो संविधान उन्हें छोड़ेगा नहीं, उन्हें घसीट कर लेकर अंदर डाल देगा। अब जैसे सलमान खान को ही मान देख लीजिए, एक हिरण मारे थे, संविधान की नज़र में क्या थे? दोषी थे। संविधान छोड़ा उन्हें? सुप्रीम कोर्ट नहीं छोड़ा, उठाकर उन्हें जेल में डाल दिए। संजय दत्त को देख लीजिए, और इसके बाद आसाराम को देख लीजिए। सब क्या है, संविधान की नज़र में समान है, एक समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आप पूछोगे समान शासन कैसे है? ये समान शासन जो है ये है कैसे? तो आप देखोगे यहाँ पे विधि की सर्वोच्चता है। क्या है?
पहले जो है विधि के समक्ष समान है सब। ये आप समझ ही गए होंगे कि जो विधि का कानून बन गया उसके समक्ष सभी समान है। इसके समक्ष कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, चाहे जो हो सब समक्ष समान है। परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं। विधि के समक्ष सब समान है परंतु इसके कुछ अपवाद है। अब इसे देखो, अब संविधान ही इसे अपवाद बना रहा है। एक तरफ कह रहा है आर्टिकल 14 में, एक तरफ कह रहा है कि सभी समान है। क्या है? सभी समान है। ये क्या चला? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 चल रहा है, आप लोग याद रखिएगा। और एक तरफ कहता है कि इसमें सभी समान नहीं होंगे। जैसे कि मान लीजिए एक मोहन है और सोहन को मार देता है, इनकी हत्या कर देता है, सोहन कहाँ जाएगा? जेल में। मोहन कहाँ जाएगा? जेल में, क्योंकि सभी को समान अधिकार है। आपने किसी को मार डाला, उसकी जान ले ली, तो उसके आरोप में आप जेल जाओगे। तो क्या हुआ? आप देखो यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे संविधान भेदभाव करेगा। कहाँ करेगा? यदि कोई राष्ट्रपति के पद पर कोई है या फिर राज्यपाल के पद पे है, वो चाहे हत्या कर दे, चाहे कोई भी काम कर दे, कोई भी गुनाह करे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उसे जेल नहीं जाएगा। अब आप सोचोगे कि वो भी तो एक समान होने चाहिए। यदि मैं किसी का मर्डर करता हूँ तो मैं जेल जाऊँगा, और राष्ट्रपति और राज्यपाल कहते हैं तो वो नहीं जेल जाएंगे। तो भाई हमारे संविधान में ये प्रावधान दिया गया है कि वो उन्हें प्रावधान कर दिया कि जो इतने सर्वोच्च पद पे व्यक्ति बैठेगा, वो ऐसा कार्य तो पहले नंबर इतना घिनौना कार्य तो करेगा नहीं, किसी की मर्डर कर दे। और आप सोचो ज़रा, जो राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने की उम्र कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। कितनी होती है? 35 वर्ष। और बनते कब हैं? खासकर 35, 40, 50 की उम्र में। जो बुढ़ा आदमी हो सकता है वो किसी का मर्डर कर सकता है। आपके घर में जैसे आपके पापा हों, आपके दादा हों, दादाजी आपके किसी का मर्डर कर सकते हैं? मर्डर तो बच्चे करते हैं, जो नौजवान होते हैं, उनका खून उबाल मारता है। इनका नहीं, ये समझदार होते हैं। यदि मान लीजिए ये कर भी दिए तो देखो अभी संविधान इनको समान मिलाएगा। यदि ये कर भी दिए तो जब तक पद पे हैं तब तक इनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं चलेगी। इनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं चलेगी। कोर्ट में जैसे कि ये किसी का मर्डर करती है तो कोर्ट में केस भी नहीं चलेगा अभी तक की। हालांकि अभी तक 1991 से लेकर के आज तक ऐसा कभी पाया नहीं है कि कोई राष्ट्रपति किसी व्यक्ति का मर्डर किया हो। परंतु राज्यपाल के ऊपर एक बार आरोप लगा था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, उनके ऊपर आरोप लगा था लेकिन सिद्ध नहीं हुआ था। अब इसे इसलिए दिया गया, आप पहले ये समझो कि दिया क्यों, इसके लिए दिया क्यों गया। इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्हें दी क्यों गई? क्योंकि देखो, ये भारत के प्रथम नागरिक हैं और ये राज्य के प्रथम नागरिक हैं। यदि इन्हें ही हम बार बार कोर्ट में बुलाते रहेंगे तो ये राज्य देखेंगे, देश देखेंगे, या फिर बार बार कोर्ट आएंगे। और इनका प्रति जो है, देश का प्रथम नागरिक है, उसके प्रति बार बार आरोप लगा के आप कोर्ट में खींचोगे तो ये राज्य के प्रति एक घिनौनी हरकत मानी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपके पापा के प्रति कोई आरोप लगाकर बार बार आपको कोर्ट में हिस्सा रहे, रोज़ आपको जेल भेजता रहे आपके पापा को, अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा, क्योंकि वो घर के एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उन्हें सम्मान देना चाहिए। तो इसीलिए ये सब सारी चीज़ें की गई। परंतु हाँ, अब देखो संविधान इनको बराबर कैसे लाता है। जब तक पद पे हैं तब तक नहीं होगा, जब तक पद पे हैं तब तक नहीं होगा, लेकिन जैसे पद पे हटे, चलो सुप्रीम कोर्ट कटघरे में, हटते ही तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुँचेंगे। तो ये देखो, अब यहाँ पे अभी तक नहीं चल रहा था। अब आप कहोगे कि कोई व्यक्ति हत्या कर दे इसके बाद राज्यपाल बन जाए, तो ऐसा होगा नहीं। क्योंकि देखो, संविधान के निर्माता जो हैं वो आगे भी कार्रवाई छोड़ गए हैं। पार्टी लोग ऐसे कोई किसी को बनाएंगे नहीं, क्योंकि भारत में जनता का शासन है। और जो पार्टी ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल या राष्ट्रपति बना दिए तो आप उसे कभी वोटिंग पावर देंगे? नहीं दोगे। तो ये चीज़ होती थी। यदि मान लीजिए जैसे कोई, अब आप कहोगे कि सर कोई व्यक्ति, कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल मर्डर कर दिया है फिर भी वो राज्यपाल बन गया, तब क्या होगा? जैसे कि आज वो मर्डर किया, कल वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पे चला गया, तो कोर्ट में जो होगा वो केस बंद कर दिया जाएगा, तुरंत बंद कर दिया जाएगा। वो केस तुरंत बंद कर दिया जाएगा। आप सोचोगे कि सर ये तो बहुत अच्छा पावर है। अच्छा पावर नहीं है बाबू। आप देखो कि अभी ये राज्यपाल बन गए, परंतु ये राज्यपाल कभी तो हटेंगे पद से। जैसे हटे वैसे केस चालू कर दिया गया।
चलो बेटा आ जाओ कटघरे में। सुप्रीम कोर्ट किसी को नहीं छोड़ता, आप ये समझो। तो पहले नंबर देखो, अब किसे विशेष पावर दी गई है? राज्यपाल और राष्ट्रपति को, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? आप ये भी देख लो, किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 361 में, अनुच्छेद 361 में ये अधिकार इन्हें दिए गए हैं। और एक व्यक्ति और है, किसी जो अधिकार ये दिए गए हैं उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, वो है राजदूत। जो विभिन्न देशों के राजदूत भारत में रहते हैं या भारत के राजदूत विभिन्न देश में रहते हैं, तो उनको इन सब चीज़ों से मुक्त रखा जाएगा, मतलब इन सब चीज़ों में उन्हें नहीं पढ़ने जाएगा। कौन है वो? राजदूत। राजदूत। अब राजदूत कहाँ होते हैं? जैसे कि मान लीजिए अमेरिका का राजदूत भारत में, वो किसी का खून कर दिया तो उसके प्रति कार्रवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो यहाँ का कानून नहीं जानता, यहाँ के रहन सहन को, यहाँ के कानून उसके ऊपर लागू नहीं होंगे, क्योंकि वो कहाँ का है? अमेरिका का है। अगर ऐसा होता तो क्या करते? जो इस समय यूक्रेन और उसके बाद रसिया का युद्ध चल रहा है, तो रसिया क्या करता है? यूक्रेन के राजदूत को मार देता है तुरंत। और कई बार ऐसे केस आते भी हैं, कई जगह मार जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई होती है। तो यदि राजदूत कोई यहाँ पर किसी की हत्या कर देता है तो इसका जो है, इसका न्याय जो है कहाँ होगा? अमेरिका में। कहाँ होगा? USA में होगा। वो भी आएगा कटघरे में, लेकिन कहाँ आएगा? अपने देश में आएगा। जो यहाँ के दंडात्मक नियम है वहीं वहाँ भी लागू होंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आप समझ गए किस प्रकार से एक तरफ तो कहता है सभी समान हैं, परंतु एक तरफ खुद ही भेदभाव कर रहा है। अभी फिर देखो, आपको एक चीज़ बता दूँ, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, आपको भी चलो ठीक है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन आप ये चीज़ जान लो, कार्रवाई भी 2 प्रकार की होती है। कोई भी कार्रवाई 2 प्रकार की होती है। पहला होता है फौजदारी। फौजदारी में क्या कार्रवाई आते हैं? किसी का मर्डर कर दिया, कहीं मारपीट कर दिए, ये सारी चीज़ें कार्रवाई में नहीं आएंगी। एक होती है दीवानी। क्या होती है? दीवानी। दीवानी में क्या होता है? यदि मान लीजिए राष्ट्रपति के जो 2 भाई हैं, अब राष्ट्रपति जी अपने भाई के पूरा हक जो है उसे हड़प ले, तो ये तो दीवानी में मैटर आएगा। धन वाली संपत्ति जो है, संपत्ति का अधिकार जो है वो दीवानी में आती है। यदि राष्ट्रपति जी अपने पत्नी को गुस्सा आए और पीट पाट दें, तो ये सब कार्रवाई होगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ फौजदारी का मामला जो है वो राष्ट्रपति के कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा बस। और दीवानी का मामला जो भी होगा वो राष्ट्रपति या राज्यपाल, चाहे जो भी हो, चाहे जैसे भी स्थिति हो, उसके प्रति कार्रवाई होगी, ठीक। इतना समझ में आया आप लोग को? समझ में आया नहीं? और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे भारत में है, भारत देश में विधि के समक्ष समान संरक्षण है। क्या है? विधि के समान संरक्षण है। और ये विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? USA से। आप लोग को जो इम्पोर्टेंस लगी आप लोग नोट करते चलिए, बाकी मैं कहानी की तरह आपको पढ़ाता चल रहा हूँ। नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आप भी नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आप अपने ढंग से बनाओगे नोट्स तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा क्या रहेगा? आपको पढ़ने में, समझने में आसानी होगी। आप इसके साथ शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स में आपको भी बेहतर होगा, क्योंकि आपको एक बार में उठा के फट से देख लोगे और समझ आ जाएगा। लॉन्ग नोट ज़्यादा ना बनाया करो आप लोग, शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश किया करो, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको रिवीजन करना होता है। एग्ज़ाम के टाइम पे आपको रिवीजन करना होता है, तो वो रिवीजन करने में शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वही आसानी होती है। लॉन्ग नोट्स आपको पढ़ने ही पलटते रह जाओगे, कि आपकी पढ़ना ही नहीं ख़त्म होगा, तो आप वहाँ पे रिवीजन क्या करो। चलो अब ये हो गया। अब आप देखोगे, अब जैसे कि होगी सभी समान है। क्या है? सभी समान है। और कहाँ नहीं समान है ये भी बता दिया। अब क्या कहता है हमारा कानून? यहाँ पे विधि की सर्वोच्चता होगी, व्यक्ति की सर्वोच्चता नहीं होगी। क्या होगी? आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि की सर्वोच्चता होगी। मतलब हमारे यहाँ कानून की सर्वोच्चता होगी, व्यक्ति की सर्वोच्चता नहीं होगी, संविधान की सर्वोच्चता होगी। क्या होगी? विधि की सर्वोच्चता होगी। और जिस देश में विधि की सर्वोच्चता होती है वहाँ पे लोगों को बोलने का, रहने का, सभी चीज़ अधिकार दी जाते हैं। लेकिन जहाँ पे विधि की सर्वोच्चता नहीं रहती है, व्यक्ति की सर्वोच्चता रहती है, तो व्यक्ति क्या करेगा?
उसके खिलाफ़ बोलोगे तो व्यक्ति दबाएगा। जैसे कि मान लीजिए घर में कोई व्यक्ति है या पड़ोसी कोई व्यक्ति है, कोई गलत काम कर रहा है, यदि उसके खिलाफ़ आप बोलोगे तो वो तुरंत आपको पीट देगा या फिर दबाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, यदि व्यक्ति की सर्वोच्चता होगी तो वो हमेशा अपने प्रति हुए गलत कार्यों को या गुनाहों को दबाने की कोशिश करेगा, परंतु संविधान नहीं करेगा। तो अब देखो, अब दूसरी तरफ क्या कहा गया है कि हमारे देश में जाति, धर्म, पद और प्रतिष्ठा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या क्या? जाति, धर्म, पद, प्रतिष्ठा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब चलो देखो, एक तरफ कहता है भेदभाव नहीं किया जाएगा, एक तरफ भेदभाव करेगा भी। आप लोग कह रहे हो कि सर मुझे पढ़ा रहे हो या उलझा रहे हो? देखो, हम सिर्फ आपको निखार रहे हैं, ना समझा रहे हैं ना उलझा रहे हैं। आपको एक बीच का मार्ग अपनाना है। आप देखो, अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जब आपका पूरा क्लियर होते जाएगा। अभी तो सिर्फ क्लॉज आर्टिकल 14 पढ़ रहे हो ना, 15 में जाओगे, 16 में जाओगे, 17 में जाओगे, सब क्लियर होता चला जाएगा शीशी की तरह। अब देखो, जैसे कि जाति के आधार पे कह रहे हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा ना। अब इसी में देखोगे, जो जाति में है आरक्षण दिया जाता है नहीं, किसी को आरक्षण दिए गए ना, तो क्या वो भेदभाव कर दिए कि नहीं कर दिए? किसी जाति को ज़्यादा आरक्षण देकर उससे ऊपर उठा रहे हैं, तो भेदभाव हो गया एक आम नागरिक के साथ। तो अब देखो, अब ये धर्म जो है, धर्म के आधार पर भी भेदभाव होता है, और पद के आधार पे तो आप देख ही चुके किस आधार पे भेदभाव होता है। यही पद के आधार पे राष्ट्रपति राज्यपाल को छुआ पे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अगर कोई सीएम, पीएम, डीएम हो, उठा के तुरंत बंद कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, जो हमारे यहाँ मूल अधिकार है, जो हमारे यहाँ मूल अधिकार है वो कैसा है? सापेक्ष है या निरपेक्ष है? और सापेक्ष और निरपेक्ष का आपको अंतर बताता हूँ। सापेक्ष है या निरपेक्ष है? सापेक्ष का मतलब होता है कि वो कहीं ना होना, कहीं ना होना। जैसे कि एक चीज़, एक वस्तु यहीं यहाँ पे है तो यहाँ पर नहीं हो सकती, कोई बराबर नहीं हो सकता। निरपेक्ष मतलब कोई बराबर नहीं हो सकता, और सापेक्ष का मतलब सभी बराबर। जैसे कि राष्ट्रपति हो गए और एक आम नागरिक हो गए, आप हो गए। आपने मर्डर किया तो आपको जेल होगा, तो राष्ट्रपति भी मर्डर करेगा तो उसकी भी जेल होगी। ये निरपेक्ष है, सभी बराबर है। निरपेक्षता का सिद्धांत ये कहता है कि सभी एक नज़र में बराबर होंगे, यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं चलेगा। अब आप देखो, सापेक्ष का मतलब कहाँ होता है? यहाँ पे सापेक्ष जैसे एक वर्ग के व्यक्ति एक वर्ग के समान ही तौला जाएगा। जैसे कि कोई फोर्स में है, कोई फोर्स में है, तो वो फोर्स के व्यक्ति के बराबर ही सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। फोर्स में जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें किसी को फोर्स के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि कहोगे कि जो अधिकार फोर्स वालों को दिए गए हैं वही अधिकार एक आम नागरिक को दिया जाएगा, तो नहीं दिया जाएगा। तब तो कहोगे आप हमारे साथ भेदभाव हो गया। तो यही है हमारे संविधान में जो मूल अधिकार का दिए गए, वो सापेक्ष मूल अधिकार दिए गए। क्या दिए गए हैं? सापेक्ष मूल अधिकार दिए गए। समानता में समानता है। क्या है? समानता में समानता है। अर्थात जैसे फोर्स वाले हैं तो फोर्स वालों के व्यक्ति में जितने भी फोर्स वाले होंगे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो। फोर्स में जो एक व्यक्ति को सुविधा दी जाएगी वही सारे व्यक्ति को सुविधा दी जाएगी। फोर्स में यदि एक व्यक्ति को कैंटीन की सुविधा दी जा रही है तो सभी व्यक्तियों को दी जाएगी, चाहे वो जाति में हरिजन हो चाहे ब्राह्मण हो। ठीक है। सापेक्ष का मतलब है तो पद की तुलना में अलग अलग व्यवहार करना, ये चीज़ें होती हैं। अब देखो, समानता सापेक्ष है। क्या है? हमारे भारत देश में समानता सापेक्ष है। राष्ट्रपति, इसके जैसे देख लो आप, राष्ट्रपति, राज्यपाल, पद के दौरान इन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सकता, इन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सकता, और यहाँ तक कि इन्हें कोर्ट में बुलाया भी नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में इन्हें बुलाया भी नहीं जा सकता पद के दौरान। यदि फौजदारी मामला हुआ तो, फौजदारी मामला हुआ तो दीवानी में बुलाया जा सकता है, लेकिन फौजदारी मामले में नहीं बुलाया जा सकता। अब आप कहोगे सर ये तो अभी तक मुझे कभी पता नहीं था, आज पता चला। तो भाई साहब, सब चीज़ आपको
पूरा ही बराबर से क्लियर होता चला जाएगा। आप घबराइए ना, सभी चीज़ को आप ध्यान से पढ़ते रहिए बस। अब जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अब एक बार कहोगे कैसे, किस एक तरफ कहता है कोई भी जाति, धर्म, इन सब चीज़ के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अभी देखो कैसे करेगा। एक बच्चा है आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो जनजातीय क्षेत्र से, कहाँ से है, जनजातीय क्षेत्र से। और एक बच्चा है जो दिल्ली में रहता है, प्रोफेसर का लड़का है, ये भी आईएएस की तैयारी कर रहा है। अब देखो, इससे ज़्यादा वरीयता देनी चाहिए कि इससे ज़्यादा वरीयता देनी चाहिए? आप बताओ, किसे देना चाहिए? आप सोचो, जो ये जनजातीय क्षेत्र का लड़का है, इसे तो ठीक से ना तो स्कूली सुविधा मिल पा रही है, ना ठीक से खाने की सुविधा मिल पा रही है, ना रहने की सुविधा मिल पा रही है। जो व्यक्ति इतनी कठिन परिस्थितियों में पढ़ रहा है, बड़ी जद्दोजहद करके पढ़ रहा है किसी भी प्रकार से, उसे इस व्यक्ति के सामने इसकी तुलना करोगे तो ये अच्छा रहेगा? जिस व्यक्ति के पास अच्छे कॉलेज हैं, अच्छे खाने के, अच्छे पहनने के हैं, अच्छी इनकम है इसकी, तो इसके साथ तुलना की जा सकती है? नहीं की जा सकती। यदि ये व्यक्ति 800 में नंबर आईएएस का इसका आएगा तब जाकर सिलेक्शन होगा, तो इसका 600 में ही हो जाएगा। आप कहोगे भेदभाव हो गया। हाँ, भेदभाव किया संविधान, लेकिन किस आधार पर किया? पहले आप ये भी तो देखिए। यदि इस व्यक्ति को इतना आरक्षण नहीं दिया जाता, शायद इसकी तुलना में कभी आगे ना आ पाता, और ये हमेशा दबे ही रहते हैं, और ये हमेशा उठते ही चले जाते, ये हमेशा उठते चले जाते हैं, और ये हमेशा दबे ही रहता है। तो आप सोचो, तो इसी आधार पे हमारे देश में जो आरक्षण दिया गया, कई लोगों को बटाने की, ऊपर उठाने की कोशिश की गई, इसी आधार पर की गई। अब जो जनजातीय क्षेत्र में होते हैं, उन्हें देखिए कहाँ बहुत ज़्यादा बढ़िया स्कूली शिक्षा मिल पाती है। जनजातीय क्षेत्र में तो आप कभी गए नहीं होगा, छोड़ो, होगे तो जान रहे होगे। पहले आप ये सोचो, जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में है, उसे कितनी बढ़िया स्कूली सुविधा मिल पाती है, और शहर के बच्चों की तुलना में। तो यही चीज़ सेम होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों को समान नहीं रखा जा सकता। अभी आप कह रहे हो सर एक तरफ बता रहे हो, एक तरफ उलझा रहे हो, सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी, आप घबराइए ना। परंतु आप लोग अच्छे से पढ़िए। अब समानता का अधिकार जो है, मैं इसे अब फिर एक बार बांटता हूँ। देखो, ये जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार इसे 2 भागों में बांटते हैं। पहला है समानता, और दूसरा है भेदभाव। एक तरफ समानता की बात करता है, दूसरी तरफ भेदभाव की बात करता है। एक तरफ कहता है सभी लोग समान हैं, सभी के साथ समान व्यवहार होगा, और दूसरी तरफ कहता है भेदभाव होगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजदूत, पिछड़े वर्गों को उत्थान करना, ये सब भेदभाव कर रहा है। अब भेदभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। भेदभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होगा तार्किक, और दूसरा होगा अतार्किक। तार्किक, अतार्किक। अब देखो, जो तार्किक में क्या होगा, तार्किक में क्या होगा, जो आईएएस को वेतन दिया जाएगा, जो आईएएस को वेतन दिया जाएगा, वो पीसीएस को नहीं दिया जाएगा, जो दरोगा को नहीं दिया जाएगा, ये सबको अलग अलग वेतन दिए जाएंगे। ये तो तार्किक भेदभाव हो गया। आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है, वो एक आईएएस ऑफिसर को वेतन नहीं दिया जाता। भेदभाव हो गया ना, लेकिन तार्किक भेदभाव है, पद के अनुसार। अब देखो, अतार्किक व्यक्ति के भेदभाव। अब ये सोचो, जो व्यक्ति जनजातीय क्षेत्र से आईएएस बनने की कोशिश कर रहा है, उसे थोड़ा बहुत छूट मिला, उसके वेतन में और एक नॉर्मल आईएएस के वेतन में फ़र्क होता है। ये जो जनजातीय क्षेत्र से आएगा, इसे आरक्षण मिलेगा, इसे आप ऊपर उठने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश की जाएंगी। इन्हें तिनके का सहारा दिया जाएगा, लेकिन इन्हें तिनके का सहारा नहीं दिया जाएगा। यदि ये कहीं पानी में डूब रहे हैं, तो इनके लिए रस्सी फेंकी जाएगी, अतार्किक के लिए, क्योंकि ये लोग पिछड़े क्षेत्र से हैं, इन्हें इतनी भी नॉलेज नहीं है, इन्हें ऊपर उठाना है हमें। यदि हम ऊपर नहीं उठाएंगे तो ये दबे के दबे ही रह जाएंगे। परंतु ये, इन्हें कोई रस्सी नहीं फेंकी जाएगी। यदि आप निकल सकते हो तो निकलो, अन्यथा जाओ बाहर आप, क्योंकि आप उस क्षेत्र से हो जहाँ से आपको सारी सुविधाएं दी जाती हैं, आपको इतना परिपूर्ण बनाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब आप देखो, आर्टिकल 14 में जो दिया गया है, इसमें क्या कहता है, समान अवसर होगा। क्या होगा? समान अवसर होगा, समान अवसर होगा। अब समान अवसर का मतलब क्या होता है? सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक पद है, कोई भी पद हो, इसमें एग्ज़ाम देने के लिए 100 लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो 100 लोग को फॉर्म भरेंगे, 100 लोग एग्ज़ाम देंगे, जो सबसे टॉपर आएगा उसी को ये पद दिया जाएगा। सभी को समान अवसर है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा।
और इसी में दिया गया है भेदभाव का अभाव होता है। किसमें? आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? भेदभाव का अभाव है, यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु भेदभाव कहाँ होगा? आगे चल के होगा। वो किस आर्टिकल में क्या होगा ये सब मैं आपको क्लियर करूँगा। परंतु आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है? समानता का अधिकार दिए गए, सभी समान होंगे, किसी के प्रति भेदभाव नहीं होगा। और विशेष अधिकार का अभाव है, मतलब किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। यही सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है किसमें? आर्टिकल 14 में। अब आप कहोगे कि सर ये आर्टिकल 14 तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, इतने सारे चीज़ दी गई हैं इसमें। तभी जो ये सारे दुनिया भर की ऊंच नीच दिखाई दे रहे हैं, सरकार किसी को आरक्षण दे रहा है, किसी को भेदभाव कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें आगे चल के पूरी क्लियर होती चली जाएंगी। क्यों कर रहा है? जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल को मैंने बता दिया क्यों कर रहा है, इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो देश के सर्वोच्च पद पर व्यक्ति हैं, उनके साथ ऐसा होना अनिवार्य है। परंतु वो भी कानून की नज़र में बराबर है। कानून अंधा है पर बहरा नहीं। वो भी जैसे पद से हटेंगे उन्हें घसीट लेगा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो ये चीज़ होती है। अब आप देखो, ये तो हो गया आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ये इतना बड़ा दायरा है, अर्थात इतना बड़ा समाज है। अब इसी में एक छोटा सा दायरा है, कौन सा? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 सबसे छोटा है, जो कि भेदभाव से है। क्या है? भेदभाव। आर्टिकल 15 में कहा गया किसी प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 16 में भी भेदभाव के लिए बताया गया है कि किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 17 में कहा गया है कि किसी के प्रति छुआछूत का भेदभाव नहीं होगा। कोई अछूत नहीं है, कोई छुआछूत नहीं मानेगा, सभी एक समान है। और ये भी आपको ये चीज़ बताया जाएगा कि किसी के छुआछूत का भेदभाव अभी चल रहा है, ये बताया जाएगा कहाँ छुआछूत होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, ये भी डिक्लाइन करेगा। अब छुआछूत का भेदभाव तो लिख दिए, लेकिन आज भी छुआछूत होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहाँ कहाँ नहीं होगा ये भी लिखा गया है, और ये कैसे पता चलेगा? तो आपको आगे बताई जाएंगे, जब ये आर्टिकल आएगा, आर्टिकल नंबर 17 आएगा, उसमें बताया जाएंगे आपको कहाँ कहाँ छुआछूत से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि आप किसी के घर में, पर्सनल घर में जाओ, वहाँ पर ज़बरदस्ती घुसने लगो, तो वो कहेगा मैं आपको नहीं छूना चाहता, तो आप वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप वहाँ पर छुआछूत, वहाँ पर से तो कानून लागू कर दिए कि यहाँ पर छुआछूत हो गया। परंतु क्या कानून के प्रति में सब नज़र है, कोई छुआछूत नहीं मानेगा। लेकिन किसी से ज़बरदस्ती किसी के पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं कर सकते आप, ठीक है। हाँ, आपको सार्वजनिक जगह में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक मतलब आप समझ रहे होंगे, कहीं किसी कुएँ पे, किसी तालाब पे, किसी होटल पे, किसी रेस्टोरेंट पे, किसी सार्वजनिक प्लेस पे, वहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप सोचो जो तालाब में सोचो आप नहाने जा रहे हैं, वहाँ पे हमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु जिसका पर्सनल तालाब है वो आपको मना कर सकता है, उसमें आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये है। और लास्ट में है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 इसमें क्या है? उपाधियों का अंत। किसका? उपाधियों का अंत है आर्टिकल 18 में। सभी चीज़ें आर्टिकल 14 सबसे बड़ा है और बाकी सब इसके अंदर हैं, बाकी सब इसके अंदर हैं। जैसे कि छोटे छोटे बहुत लोग आए, लेकिन आर्टिकल 14 के नीचे समानता का अधिकार सबको नीचे दबा देता है। यदि समानता का अधिकार का उल्लंघन होता है तो लोग कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप जाकर कोई भी आपकी स्वतंत्रता का हनन करता है तो आप केस कर सकते हो, उसके खिलाफ बराबर कार्रवाई होगी। इसका निरीक्षण यदि आपको, चाहे वो सरकार आपका हक छीने, चाहे सरकार छीने, चाहे राज्यपाल, चाहे राष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे आम नागरिक, चाहे जो छीने, सबके खिलाफ आप केस कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट आपको न्याय देगा। यदि कोई सरकार ऐसा कानून बनाती है कि आपकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर देगी? निरस्त कर देगी। ये सारी चीज़ें आपको आगे बताई जाएगी। अभी तो ये रहा सिर्फ आर्टिकल 14 की परिभाषाएँ। अभी आपको जो है सब तुलना की जाए, तुलना करके मूल अधिकार और उसके बाद मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्वों में किस प्रकार से तुलना किया जा सकता है, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं, सारी चीज़ें आपको डिफरेंट करके आपको सब चीज़ बताई जाएगी, ठीक है। तो आप लोग तो यदि अच्छा लगा ये रजिस्ट्रेशन तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।